तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ROR रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रिया का दर किसको कहते हैं। आज इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक मीन्स वैसा कौन सा कारक है जिस कारक के कारण रिएक्शन काफी तेजी से हो या फिर धीरे धीरे हो। मीन्स वैसा कौन सा फैक्टर है जिसको बढ़ाने घटाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ता या घटता है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले मात्र दो कारक हैं, एक उसकी सांद्रता है और दूसरा जो है वो तापमान है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 6-7 कारक को देखेंगे। ये 6-7 कारक जिसमें तापमान और सांद्रता वो दोनों भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन जब पढ़ने की बात होगी तो मात्र सांद्रता और तापमान को ही हम लोग ध्यान में रख के रासायनिक अभिक्रिया की दर को निकालेंगे। तो सबसे पहला जो कारक है वो है प्रतिकारक की प्रकृति। प्रतिकारक और प्रतिफल आप लोग दो चीज जानते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो दो चीज आपस में रिएक्शन करता है उसको प्रतिकारक कहते हैं और जो चीज बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। हमको प्रतिफल का यहाँ पे कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हमको यहाँ टेंशन है प्रतिकारक है। प्रतिकारक की प्रकृति मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या होगा। जैसे पहला है कि आयनिक प्रतिकारक। अगर प्रतिकारक वैसा चीज हो जो आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब जैसे NaCl हो और AgNO3 हो, ठीक है। इसमें क्या है कि NaCl भी आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na+ होता है और Cl- होता है। उसी तरह से Ag भी आयनिक कंपाउंड है जिसमें Ag+ होता है और NO3- होता है। यानी जो भी रिएक्शन हो रहा है और इसमें जो अभिकारक है, कौन कौन अभिकारक है, एक NaCl है और एक AgNO3 है। दोनों की प्रकृति क्या है कि ये आयनिक कंपाउंड है। तो अगर आयनिक प्रतिकारक है तो ऐसे रिएक्शन का दर जो होता है वो फास्ट होता है। ये क्या होगा, फास्ट होगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसको तोड़ना है। जब रिएक्शन होता है तो मैंने क्या कहा था कि पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है। तो सिर्फ इसको तोड़ने भर की जरूरत है, जुट तो अपने आप जाएगा। ही अपने आप क्यों जुट जाएगा क्योंकि होगा क्या, देखिए NaNO3 और AgCl बनेगा। अब क्या होगा कि जब ये प्लस है ये माइनस है, ये खुद एक दूसरे को खींच लेगा। उसी तरह से ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को खींच लेगा। तो बॉन्ड बनने में कोई देरी नहीं होगी, जो भी देरी होगी वो बॉन्ड टूटने में होगी। इसलिए ये रिएक्शन काफी फास्ट होगा। दूसरा जो भाग है वो है आणविक प्रतिकारक। जैसे मैं रिएक्शन लिखता हूं N2 + H2 = NH3 अमोनिया। अब यहाँ पर क्या है, N2 अणु है, ये आयन नहीं है। ये Na+ है, N- नहीं है, N+- नहीं है, H+- नहीं है। ये पूरा का पूरा अणु है। तो सबसे पहले क्या होगा कि देखिए इसके बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। फिर इसके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, वो टूटेगा और फिर ये 3 नए बॉन्ड बनेंगे। ये 3 नए बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले बॉन्ड तोड़ा जा रहा है और फिर बॉन्ड बनाया जा रहा है। तो बॉन्ड तोड़ने में
इसको पॉज करके उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा है वो है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। अब देखिए ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस रिएक्टेंट क्या है, तो कहता है कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो काफी फास्ट रिएक्शन होगा, लेकिन अलग अलग ढंग के अणु अगर लिए, अलग अलग मैंने हेटेरोजेनियस, एक होमोजेनियस मैंने एक जैसा अणुओं के बीच अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो दर होगा वो काफी तेज होगा, अलग अलग अणुओं के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो दर होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। फिर तीसरा जो है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हुआ जो प्रतिफल होगा, प्रतिफल कितना अस्थाई बन रहा है। अगर प्रतिफल ज्यादा अस्थाई बन रहा है तो वो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, और अगर प्रतिफल कम अस्थाई बन रहा है तो वो रिएक्शन का रेट जो होगा वो स्लो होगा। जैसे ये बनता है CH3COOH और एक है H प्लस प्लस CHO माइनस, ये जो बनता है ये बनता है SCO3। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड होगा, ये फॉर्मिक एसिड है, ये ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्मॉल आर मानिए, वो क्या होगा, फास्ट होगा। और ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, इसलिए यहां जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो मैं क्या कर रहा था कि अगर जहां पे प्रतिफल जो बना, प्रतिफल अगर ज्यादा स्टेबल है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन काफी तेज होगा, और अगर प्रतिफल ज्यादा स्टेबल नहीं है तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। पॉज करके उतारिए, फिर आगे। अब हम लोग ये अभी हम लोग पहला कारक देखे, पहला कारक क्या था, प्रतिफल का प्रवृत्ति, प्रतिफल का प्रकृति, प्रतिफल कैसा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे देखा, मैंने देखा आयनिक है कि आणविक है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तरह तरह का चीज देखा। अब जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जो है वो है प्रतिफल का, प्रतिकारक का भौतिक अवस्था।
अब देखिए प्रतिकारक का भौतिक अवस्था क्या है। मान लीजिए कि प्रतिकारक जो है वो गैस है। प्रतिकारक क्या है? गैस। तो अगर गैस गैस रिएक्शन करेगा तो वो काफी फास्ट होगा। अगर लिक्विड है तो ये इससे स्लोअर होगा, और अगर सॉलिड है प्रतिकारक तो ये वेरी स्लो। समझ में आ रहा है? मतलब भौतिक अवस्था तीन होता है, ठोस, द्रव और गैस। अगर प्रतिकारक आपका गैसेस है तो उसमें जब रिएक्शन होगा तो फास्ट होगा। अगर जो लिक्विड प्रतिकारक है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो स्लो होगा, और अगर प्रतिकारक सॉलिड है तो उसमें क्या होगा? वेरी स्लो हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं सतहीय क्षेत्रफल। देखिए जैसे पानी में चीनी को घुलाना है तो चीनी जो होता है वो, आप चीनी का क्रिस्टल देखे होंगे, क्यूब, ये किस ढंग का है? क्यूब है। और एक चीनी का ये होता है, ये कैसा होता है? स्फेयर होता है। ये जो क्यूब है ये प्रसादी चढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं, और चीनी जो है छोटा छोटा जो दाना होता है, ये दाना जल्दी घुलता है और ये क्या होता है? कम घुलता है। क्यों कम घुलता है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है, और इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। जैसे एक इतना बड़ा है क्यूब, अब इस क्यूब को हम लोग काट काट के छोटा छोटा पीस बनाए, ये पीस निकालिए, ये पीस निकालिए, ये पीस निकालिए, तो क्या है कि अब सरफेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसके चारों तरफ का सरफेस काउंट होगा, इसके चार, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। पहले क्या हो रहा था? सिर्फ उधर ऊपर वाला सरफेस पर रिएक्शन हो रहा था, ये बीच वाला भी तीनों तरफ से जो था इस पर रिएक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जब छोटा छोटा कर दिए तो सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। और सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जो चौथा फैक्टर है, चौथा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है वो है तापमान। ये चौथा तापमान क्या है? जनरली क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो होता है, ये ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होता है। मींस टेंपरेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। मॉलिक्यूल का जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना शुरू हो जाएगा। कोलिजन मींस टक्कर, आपस में टक्कर होना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा आपस में मिलेगा रिएक्शन उतना ही तेजी से होगा। तो जब टेंपरेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो आगे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पांचवा, सांद्रता। देखिए अगर सांद्र विलयन मतलब जिसमें प्रतिकारक का मात्रा ज्यादा है, तो प्रतिकारक ज्यादा है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे, और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो टक्कर भी ज्यादा होगा, और टक्कर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। यानी ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन अगर घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो ये 5 कारक ऐसे थे जिसके बढ़ाने घटाने से रासायनिक अभिक्रिया के दर क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। अब इसको पॉज करके उतारिए और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। एक और देख लीजिए, एक और वो कैटलिस्ट है। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है? पहले एक चीज समझिए कि कोई भी रिएक्शन तब तक, मैंने क्या कहा कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन चाहिए। अब कोलिजन, हर एक कोलिजन से रिएक्शन होता है ऐसा कोई बात नहीं है। हर एक, आप अगर दो आदमी मिलते हो तो हर एक मुलाकात का कुछ रिजल्ट निकलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी मुलाकात होगी जिसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पर है
कि मैंने क्या कहा कि आप भाई जितना ज्यादा कोलिजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, लेकिन याद रखिए कि हर एक कोलिजन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करवाता है, उसमें से कुछ एक्टिव कोलिजन होता है वही रिएक्शन कराता है। मतलब ये कि जो रिएक्शन होता है उसके लिए एक एनर्जी फिक्स है, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब तक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ के एक्टिवेशन एनर्जी तक नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। कैटलिस्ट का क्या काम है देखिए जरा। सपोज ये यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी मान लो कि एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो रिएक्शन ऐसे चला, एक्टिवेशन एनर्जी तक गया, उसके बाद रिएक्शन क्या हो गया, शुरू हो गया। अब क्या कहता है कैटलिस्ट का क्या काम है, कैटलिस्ट कहता है कि बिना कैटलिस्ट का आपकी एनर्जी कहां यहां से शुरू हो रही थी रिएक्शन इतना एनर्जी पे, कहता है कैटलिस्ट का क्या काम है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, एक नया रूट, पहले रूट क्या था इस रूट से जा रहा था, अब कैटलिस्ट क्या किया एक दूसरा रूट प्रोवाइड कर देता है। तो कैटलिस्ट का क्या काम है कि एक नया सेटअप देता है, उस सेटअप के अंदर क्या होता है कि दैट प्रोवाइड ए सेपरेट रूट फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन को होने के लिए एक सेपरेट रूट देता है, तो वैसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट भी कभी-कभी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता और घटाता है। कैटलिस्ट का दोनों काम है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा नहीं घटा भी सकता है। कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 6 ऐसे कारक थे जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। दैट्स व्हाट, इसको मिटाइए। अब देखिए आज का दूसरा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए आप लोग बुक खोल के रखिएगा, हमको हर एक टर्म का भी हिंदी नहीं पता है इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसको समझिए। सपोज करिए कि कोई रिएक्शन है 2A + 3B एरो 4C, ठीक है। ये एक रिएक्शन है 2A + 3B = 4C। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन R जो होगा दैट इज इक्वल टू K A⁻² and B⁻3 मींस कंसंट्रेशन जो है A का होगा वो 2 होगा। आप केमिकल इक्विलिब्रियम जब 11th में पढ़े होंगे वहां पे ये बताया गया होगा, इसलिए मैंने कैसे लिखा ये केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में वहां पे जाकर लिखी है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू विथ रेस्पेक्ट टू A, माने A को अगर ध्यान में रखेंगे तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is 3 with respect to B। और ये जो A का कंसंट्रेशन है, A का जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या लिखते हैं X, B के कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं Y, ठीक है। ऐसे लिखिए इसको XA सॉरी 2A + 3B = 4C। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पावर 2 नहीं डालना है, यहाँ पे आप पावर क्या डालोगे x, और यहाँ पे क्या डालोगे पावर y। मतलब ये जो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है उसको पावर के रूप में नहीं लिखेगा, यहाँ 2 3 4 कुछ भी लिखा रहेगा उससे मतलब नहीं है। हम लिखेंगे a⁻ हमेशा x और b⁻ हमेशा y। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज x विथ रिस्पेक्ट टू a, और यहाँ लिखेंगे y विथ रिस्पेक्ट टू b। और एक होता है l, l माने
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर n कहलाता है। और n कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों प्रतिकारक है उसके पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको पॉज करके उतारें। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सपोज करिए कि एक रिएक्शन है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर दिया हुआ है इनिशियल ROR, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर लिखिए 0.1, 0.1, 0.2, ये दिया हुआ है 0.1, 0.2, 0.1, यहाँ दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 3, 1 into 10 to the power minus 3, और ये दिया हुआ 4 into 10 to the power minus 3। आपको निकालना है फाइंड नंबर 1 रेट लॉ, रेट लॉ, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ, और तीसरा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। पहले पॉज करके क्वेश्चन तारीख फिर आगे देखते हैं। हो गया बेटा दूं? देखिए आपका रिएक्शन जो है था, जो भी हो, उसका रेट लॉ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि A का कंसंट्रेशन टू द पावर x और B के कंसंट्रेशन टू द पावर y, यही होगा, ठीक है। अब देखिए पहला केस में क्या दिया हुआ है, A का कंसंट्रेशन 0.1 और B का कंसंट्रेशन 0.1, और उस कंडीशन में ROR दिया हुआ है कितना, 2 into 10 to the power minus 3। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बदले मैंने लिख दिया 2 into 10 to the power minus 3। ये क्या हुआ, A का कंसंट्रेशन कितना 0.1 to the power x, B का कंसंट्रेशन भी 0.1 to the power y। लेट इट इक्वेशन A। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में फिर R दिया हुआ है 1 into 10 to the power minus 3 इज इक्वल टू के A का कंसंट्रेशन वही है 0.1 टू द पावर x, और B का कंसंट्रेशन है 0.2 टू द पावर y। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर बी। और तीसरा है 4 into 10 to the power minus 3 इज इक्वल टू के A का कंसंट्रेशन हो गया है 0.2, A का कंसंट्रेशन देखिए 0.2 टू द पावर x, और इसका 0.1 टू द पावर y। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सी। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है इस तीनों इक्वेशन के मदद से, क्योंकि x और y जब निकल जाएगा तो x प्लस y कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो निकालते हैं, पहले a डिवाइडेड बाय b करेंगे, मींस
इक्वेशन ए को डिवाइड कर देना है किससे, बी से। इक्वेशन ए क्या है, 2 × 10 टू द पावर -3 बाय ए क्या है 1 × 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, इधर लिखिए k 0.1 टू द पावर x, इधर लिखिए 0.1 टू द पावर y, नीचे लिखिए k 0.1 टू द पावर x, और ये हो गया 0.2 टू द पावर y। अब जो दोनों तरफ जो कट जाएगा तो क्या बचा इधर 2, इधर क्या बचा 0.1 बटे 0.2 टू द पावर क्या y, इसका दोनों का क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ये हो गया 2 टू द पावर 1, ये 2 है तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 1, और ये क्या है 1/2, तो 2 को अगर ऊपर कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। कॉस करके इसको उतारिए और फिर आगे बढ़ो। अब दूसरा में क्या करना है कि अब a को डिवाइड करिए c से, a डिवाइडेड बाय c, a लिखिए c, फिर ये हो जाएगा k 0.1 टू द पावर x, 0.1 टू द पावर y, 0.2 टू द पावर x and 0.1 टू द पावर, ये कट गया, k से k कट गया, -3 से -k कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, तो हो गया 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0.1 बाय 0.2 टू द पावर x, दोनों तरफ का डेसिमल हटा दीजिए, ये हो गया 1/2 टू द पावर 1 और ये हो गया 1/2 टू द पावर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। पॉज करके उतारिए। अब आइए पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n निकालने के लिए क्या बताया था x प्लस x1 आया, y कितना आया -1, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट मींस k का वैल्यू निकालना है, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन a क्या है 2 × 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू k 0.1 टू द पावर x, 0.1 टू द पावर y। अब x और y का वैल्यू रख दीजिए, कि x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू क्या है -1, तो ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 × 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब k का यूनिट, k का कुछ नहीं, ये रेट कांस्टेंट है, ये k क्या है, k है रेट कांस्टेंट। अब इस k का यूनिट हम निकालेंगे, तो याद रखना, जब मैं साइड में लिखता हूं, k का यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, मोल पर लीटर 1 - n। n क्या होता है, देखिए n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका 0, तो 1 - 0 पर सेकेंड, तो ये हो गया मोल बाय लीटर
टू द पावर 1 पर सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ